स्वागत। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो हम सबको छूती है, पैसा। हाँ, पैसा। लेकिन हम आंकड़ों और चार्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे की सोच, हमारा बर्ताव और हमारी भावनाओं की। बिल्कुल, वो ज्यादा जरूरी है समझना। हमारे सामने मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ शुरुआती मगर बेहद सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प किताब है ये। हमारा मकसद ये समझना कि पैसे को लेकर हम जैसे फैसले लेते हैं वैसे क्यों लेते हैं, और क्यों अलग-अलग लोग एक ही माली हालत में एकदम अलग रास्ते चुनते हैं, ये भी। शुरुआत एक अजीब विरोधाभास से करते हैं। सोचिए एक बेहद कामयाब टेक एग्जीक्यूटिव के बारे में। अच्छा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इतना अमीर था कि अपने दोस्तों के साथ मजे के लिए समुद्र में सोने के सिक्के फेंकता था, जैसे बच्चे पत्थर फेंकते ना तालाब में, वैसे। सच में? सोने के सिक्के? हाँ। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन कुछ ही साल बाद वो पूरी तरह कंगाल हो गया। अरे बाप रे, पूरी तरह कंगाल। हाँ। दूसरी तरफ एक कहानी है रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड रीड? कोई फैंसी नौकरी नहीं, एक मामूली चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट। अच्छा, साधारण काम। हाँ, कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं, कोई ऊंचे कनेक्शंस नहीं, बिल्कुल साधारण जिंदगी। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि उन्होंने $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति जमा की थी। क्या बात है, $8 मिलियन चौकीदार ने? हाँ, और जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने दान कर दिया। कमाल है। ये दोनों कहानियां देखिए, इस किताब के बिल्कुल क्या कहते हैं, हाशिए विचार को सामने रखती हैं। हाँ। पैसे के मामले में अच्छा प्रदर्शन करना, मतलब आर्थिक रूप से सफल होना, वो आपकी दिमागी तेजी या आईक्यू से उतना जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, तो फिर किससे है? जितना आपके व्यवहार से है। आपकी आदतें, आपकी भावनाओं को संभालने की क्षमता, उससे ज्यादा जुड़ा है। मतलब व्यवहार ज्यादा जरूरी है ज्ञान से? हाँ, काफी हद तक। रोनाल्ड रीड में असाधारण धैर्य था। सोचिए, दशकों तक बचत और निवेश, कोई शॉर्टकट नहीं। धैर्य। वहीं रिचर्ड फुस्कॉन जैसे लोग भी हैं, हार्वर्ड से पढ़े, मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर। हाँ, मतलब क्वालिफिकेशन तो टॉप की थी। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने शायद ज्यादा आत्मविश्वास में या कह लीजिए लालच में आकर बड़ा लोन लिया, आलीशान घर बनाया और 2008 के वित्तीय संकट में सब कुछ गंवा दिया। ओहो, हार्वर्ड वाला हार गया और चौकीदार जीत गया एक तरह से। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब फाइनेंस शायद अकेला ऐसा मैदान है जहां कोई पिछला अनुभव, खास ट्रेनिंग या कनेक्शन न रखने वाला इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से कहीं बेहतर कर सकता है जिसके पास दुनिया की बेहतरीन शिक्षा, ट्रेनिंग और कनेक्शन हो। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसकी वजह यह है कि वित्तीय सफलता कोई हार्ड साइंस नहीं है। हार्ड साइंस मतलब? जैसे भौतिकी या गणित, जहां नियम एकदम पक्के और सार्वभौमिक होते हैं। मतलब 2+2 हमेशा 4 ही होगा। हाँ, वो तो है। लेकिन पैसे के साथ ऐसा नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल, व्यवहार वाली बात। हाँ, वही, जिसे ही हम पैसे का मनोविज्ञान कह सकते हैं। समस्या ये है कि इसे अक्सर गणित की तरह पढ़ाया जाता है, फॉर्मूले, डेटा, चार्ट्स। हाँ, स्कूल कॉलेज में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। जबकि असल दुनिया में हमारे वित्तीय निर्णय काफी हद तक हमारी भावनाओं से, हमारे डर, हमारे लालच, हमारे पिछले अनुभवों और हाँ, सामाजिक दबावों से भी प्रभावित होते हैं। सही बात है। ये फैसले स्प्रेडशीट पर कम और असल जिंदगी की उलझनों में ज्यादा लिए जाते हैं। बिल्कुल, डिनर टेबल पर दोस्तों के बीच। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को और गहराई से समझते हैं। हाँ, जरूर। आज हम खास तौर पर इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे हमारे निजी अनुभव पैसे से जुड़े हमारे नजरिए को गढ़ते हैं और क्यों, जैसा कि हॉजल कहते हैं, पैसे के मामले में अपनी समझ के हिसाब से कोई भी पागल नहीं होता। हाँ, ये कोई पागल नहीं है वाला विचार बहुत शक्तिशाली है। किताब का पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक यही है, पैसे को लेकर लोग कई बार ऐसी हरकतें करते दिखते हैं जो हमें अजीब लगती हैं। हाँ, नासमझ या सरासर पागलपन। बिल्कुल, लेकिन हॉजल का तर्क है कि असल में कोई पागल नहीं है। हर कोई अपने दुनिया के सीमित नजरिए और अपने निजी अनुभवों के आधार पर ही फैसले लेता है जो उसे उस वक्त सही लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये अनुभव कितने सीमित होते हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब? कितने सीमित? सोचिए, दुनिया में हर पल अरबों खरबों घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में उसका कितना छोटा सा हिस्सा अनुभव कर पाते हैं।
शायद 0.000001% भी नहीं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही छोटा सा व्यक्तिगत अनुभव हमारी सोच का लगभग 80% हिस्सा तय कर देता है कि दुनिया कैसे काम करती है। सच में 80%? हाँ, पैसा कैसे काम करता है, क्या संभव है या क्या नहीं, ये व्यक्तिगत अनुभव अक्सर किताबों से पढ़े ज्ञान या दूसरों की सलाह पर भारी पड़ते हैं। हाँ, ये तो महसूस भी होता है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति जिसने बचपन में घोर गरीबी देखी है, उसका पैसे को लेकर जोखिम उठाने या बचत करने का नजरिया उस व्यक्ति से कितना अलग होगा जो एक अमीर बैंकर के घर में पला बढ़ा है। जाहिर है बहुत अलग होगा। एक के लिए पैसा शायद सुरक्षा का दूसरा नाम हो, दूसरे के लिए अवसर का। हाँ, उनकी प्राथमिकताएं, डर, उम्मीदें, सब कुछ अलग होगा। या फिर सोचिए उस पीढ़ी के बारे में जिसने अपने बचपन और जवानी में भयानक महंगाई देखी हो। हाँ, वो इन्फ्लेशन वाला दौर। हाँ, जहां चीजों के दाम रातों रात बढ़ जाते थे। उनकी पैसे बचाने और खर्च करने की आदतें उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग होंगी जो हमेशा स्थिर कीमतों के दौर में रहा है। सही बात है। इसी तरह जिसने 1930 के दशक की महामंदी मतलब ग्रेट डिप्रेशन की कहानियां सुनी हैं या उसे झेला है, वो शायद 1990 के दशक के अंत में आए टेक बूम में पैसा लगाने वाले की मानसिकता को कभी पूरी तरह समझ ना पाए। टेक बूम, जब इंटरनेट कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे। हाँ, वही। उनके लिए आर्थिक दुनिया के नियम ही अलग हैं, उनके अनुभव अलग हैं। किताब में जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, कैनेडी का। वो अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों में से एक से थे। उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन का वो भयावह दौर व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया। क्योंकि उनका परिवार उस मुश्किल समय में भी और अमीर हो गया था। हाँ, उन्होंने यकीनन हार्वर्ड में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। हाँ। लेकिन पढ़ना और उस डर को, उस अनिश्चितता को रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बिना अनुभव के वो डर शायद सिर्फ एक किताबी तथ्य बनकर रह जाता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, बाकायदा रिसर्च भी यही दिखाती है। अच्छा, रिसर्च भी है इस पर? हाँ, 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) के अर्थशास्त्रियों ने उल्रीके मालमेंडियन और स्टीफन नागिल, उन्होंने लगभग 50 सालों के सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस के डेटा को देखा। अच्छा, 50 साल का डेटा? हाँ, और उनका निष्कर्ष था कि लोगों के जीवन भर के निवेश निर्णय, जैसे वो शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे या बॉन्ड में, हाँ, वो इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआती वयस्क जिंदगी में बाजार को कैसा प्रदर्शन करते देखा है। मतलब जैसा अनुभव वैसा नजरिया? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये आंकड़े वाकई आंखें खोलने वाले हैं। जैसे किताब बताती है कि अगर कोई व्यक्ति 1970 में पैदा हुआ, हाँ, तो उसने अपनी टीनेज और शुरुआती 20s में S&P 500 इंडेक्स, जो अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों का मापक है, को महंगाई दर हटाने के बाद भी लगभग 10 गुना बढ़ते देखा। 10 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जाहिर है उसके मन में शेयर बाजार को लेकर एक सकारात्मक छवि बनेगी। उसे लगेगा कि शेयर बाजार मतलब पैसा बनना। वहीं अगर कोई 1950 में पैदा हुआ तो उसकी टीनेज और 20s के दौरान यही S&P 500 इंडेक्स महंगाई हटाकर देखें तो लगभग सपाट रहा, कोई खास रिटर्न नहीं दिया। ओह, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ खास। हाँ, तो क्या ये आश्चर्य की बात है कि इन दोनों व्यक्तियों की शेयर बाजार में निवेश करने की इच्छा या राय बिल्कुल अलग हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके अनुभव ने उन्हें अलग-अलग सबक सिखाए हैं। एकदम। बिल्कुल। और यही बात महंगाई पर भी लागू होती है। हाँ, महंगाई का अनुभव भी बहुत अलग रहा है। 1960 के दशक में जन्मे अमेरिकी ने अपनी युवावस्था में कीमतों को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ते देखा होगा। वो दौर तो मुश्किल था। हाँ, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, तनख्वाह की घटती कीमत, ये उनके अनुभव का हिस्सा रहा होगा। जरूर रहा होगा। लेकिन 1990 में जन्मे व्यक्ति के लिए महंगाई शायद कभी कोई बड़ी चिंता का विषय ही नहीं रही। हाँ, उनके जीवन काल में ये काफी नियंत्रण में रही है। तो पैसे की कीमत और उसे बचाने की जरूरत को लेकर उनकी सोच अलग होना स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। ये अनुभव सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी ही अलग नहीं होते। अच्छा। बल्कि एक ही समय में अलग-अलग सामाजिक या आर्थिक समूहों के लिए भी जमीन आसमान का अंतर रख सकते हैं। जैसे किताब में उदाहरण है कि नवंबर 2009 में जब अमेरिका में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर करीब 10% थी, जो कि काफी ज्यादा है। हाँ, 10% तो ज्यादा है। तब बिना हाई स्कूल डिप्लोमा वाले 16 से 19 साल के अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के लिए ये दर 49% थी। 49%, लगभग आधा। हाँ, लगभग आधा।
वहीं कॉलेज डिग्री वाली 45 साल से ज्यादा उम्र की श्वेत महिलाओं के लिए ये सिर्फ 4% थी। सिर्फ 4%, इतना फर्क? हाँ, तो क्या इन सभी समूहों का अर्थव्यवस्था, अवसरों और जोखिम के बारे में नजरिया एक जैसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अनुभव ही इतने अलग हैं। बिल्कुल। तो जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ले रहा है जो हमें बिल्कुल समझ से बाहर या पागलपन लगता है, हाँ, तो शायद रुककर ये सोचने की जरूरत है कि उनके अनुभवों का लेंस क्या है। हाँ, कि वो किस चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। तो हो सकता है उनके अनुभव उन्हें वही सिखा रहे हो जो हमें अजीब लग रहा है। लॉटरी टिकट का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, लॉटरी वाला उदाहरण बताइए। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में लोग लॉटरी टिकटों पर, फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेल आयोजनों और किताबों पर कुल मिलाकर जितना खर्च करते हैं, हाँ, उससे ज्यादा खर्च करते हैं लॉटरी पर। हाँ। इतना ज्यादा? हाँ, और ये टिकट खरीद कौन रहा है? ज्यादातर कम आय वाले लोग। अच्छा, गरीब लोग ज्यादा खरीदते हैं। हाँ, अमेरिका में सबसे कम आय वाले परिवार औसतन $412 सालाना लॉटरी पर खर्च करते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें से कईयों के पास $400 की इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं होते। ओह, ये तो वाकई अजीब लगता है। बाहर से देखने पर ये बिल्कुल बेवकूफी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। पहली नजर में तो यही लगता है कि ये कैसा फैसला है। हाँ, जो पैसा बचाया जा सकता है उसे ऐसी चीज पर क्यों लगाना जिसकी जीतने की संभावना लगभग ना के बराबर है? लेकिन अगर हम उनकी जगह खुद को रख कर सोचें, शायद तर्क कुछ और हो। कैसा तर्क? हो सकता है वो सोच रहे हो, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें ही मुश्किल से पूरी होती हैं। बचत करना या निवेश करके अमीर बनना हमारे लिए एक सपने जैसा है, शायद नामुमकिन। ये तो हो सकता है। हमारी आमदनी बढ़ने की उम्मीद भी कम है। हम वो अच्छी छुट्टियां, नई कार, अच्छा हेल्थ बीमा या सुरक्षित इलाके में घर जैसी चीजें नहीं खरीद सकते जो शायद दूसरे आसानी से हासिल कर लेते हैं। हाँ, ये सब महंगा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना भी एक चुनौती है। ऐसे में ये लॉटरी टिकट ही शायद हमारी जिंदगी में एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें उन बड़ी चीजों का सपना देखने का एक छोटा सा मौका देती है। अच्छा, मतलब एक उम्मीद खरीदने जैसा। हाँ, भले ही वो कितना भी क्षणिक क्यों न हो, हम असल में पैसा नहीं, एक उम्मीद खरीद रहे हैं। ये नजरिया सोचने पर मजबूर करता है। मतलब हर वित्तीय निर्णय, चाहे वो बाहर से कितना भी अटपटा क्यों न लगे, उस व्यक्ति के लिए उसके अपने हालात, उसके इतिहास, उसकी उम्मीदों और डर के संदर्भ में उस पल में मायने रखता है। बिल्कुल। ये फैसले सिर्फ ठंडे दिमाग से स्प्रेडशीट देखकर नहीं लिए जाते। नहीं, ये अक्सर घर पर, डिनर टेबल पर या दोस्तों के बीच या ऑफिस की मीटिंग में लिए जाते हैं। हाँ, जहाँ व्यक्तिगत इतिहास, अहंकार, गर्व, विज्ञापन का असर, सामाजिक दबाव, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो उस व्यक्ति के लिए उस वक्त काम करती है। एक कहानी जो उन्हें सही लगती है। बिल्कुल। और इसीलिए हाउसल कहते हैं कि कोई पागल नहीं है। हम सब इंसान हैं, तर्क और भावनाओं का मिश्रण। हाँ, हम पूरी तरह से तर्कसंगत होने के लिए नहीं बने हैं, खासकर पैसे जैसे भावनात्मक विषय के मामले में। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है जिस पर किताब ध्यान खींचती है। क्या? पैसे से जुड़ी ज्यादातर आधुनिक अवधारणाएं जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, निवेश के तरीके, ये सब ऐतिहासिक रूप से बहुत बहुत नई हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि पैसे को संभालने के जो तरीके आज मौजूद हैं वो हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। रिटायरमेंट की ही बात करें, आज हम सबके लिए ये एक सामान्य उम्मीद है कि हम एक उम्र के बाद काम करना बंद कर देंगे और आराम से रहेंगे। हाँ, रिटायरमेंट तो सबका सपना होता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ज्यादातर अमेरिकी अपनी मृत्यु तक काम करते थे। हाँ। यही सामाजिक अपेक्षा थी और यही हकीकत। सच में? मृत्यु तक काम? हाँ, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी जैसी योजना शुरू हुई, लेकिन शुरुआती लाभ बहुत कम थे। ये तो 1980 का दशक आते आते रिटायरमेंट एक आम अधिकार और उम्मीद जैसा बना। यानी सिर्फ 40-50 साल पहले? हाँ, मोटे तौर पर। और रिटायरमेंट के लिए बचत करने का सबसे लोकप्रिय तरीका, कम से कम अमेरिका में, 401 के प्लान है। ये कब शुरू हुआ? 1978 में। 1978। और रॉथ आयरा, एक और बचत योजना, वो तो 1998 में आई। 1998? ये तो बिल्कुल कल की बात है वित्तीय दुनिया के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल बच्चे हैं ये सब। यही कहानी बड़े पैमाने पर कॉलेज शिक्षा और उससे जुड़े भारी भरकम छात्र ऋणों की है। अच्छा, वो भी नया है? हाँ, 1940 में 25 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 5% अमेरिकियों के पास बैचलर डिग्री थी। 2015 तक यह आंकड़ा 25% से ज्यादा हो गया। ओह, काफी बढ़ गया। इसी दौरान कॉलेज की फीस महंगाई हटाकर भी 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
सोचिए सिर्फ कुछ दशकों में इतना बड़ा बदलाव। हाँ, और स्टूडेंट लोन का बोझ भी बढ़ा है। बिल्कुल। इंडेक्स फंड्स, जो आज निवेश का एक बहुत आम तरीका है, वो भी 50 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं। इंडेक्स फंड भी नए हैं। हाँ, हेज फंड्स का चलन तो पिछले 25-30 सालों में ही बढ़ा है। यहाँ तक कि आज हम जिस तरह से क्रेडिट कार्ड, कार लोन, होम लोन इस्तेमाल करते हैं, मतलब उपभोक्ता ऋण, हाँ, ये सब लोन इसका व्यापक चलन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ, खासकर जब जीआई बिल जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों के लिए उधार लेना आसान बना दिया। उससे पहले उधार लेना इतना आम नहीं था। हाँ, और अक्सर इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। सही कहा। किताब में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। क्या तुलना है? हम कुत्तों को करीब 10,000 साल पहले पालतू बना चुके हैं। हाँ, लेकिन हम आज भी उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि वो अपने जंगली पूर्वजों की सारी आदतें और प्रवृत्ति पूरी तरह भूल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी ना कभी वो भौंकेंगे, खोदेंगे या अपनी जंगली जड़ें दिखाएंगे। सही है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। फिर भी हम इंसानों से, जिनके पास आधुनिक वित्तीय प्रणाली, ये जटिल बचत योजनाएं, निवेश के विकल्प, लोन सिस्टम, इन सब का अनुभव मुश्किल से 20, 30 या 50 साल का है। बहुत कम अनुभव है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसमें पूरी तरह ढल जाएंगे और हमेशा एकदम तर्कसंगत, सोचे समझे फैसले लेंगे। ये उम्मीद थोड़ी ज्यादा नहीं है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हम सब इस नए खेल के नए खिलाड़ी एक तरह से। बिल्कुल, नौसिखिए हैं हम सब इसमें। हाँ, इसीलिए जब हम खुद को या दूसरों को पैसे के साथ कुछ अजीब या गलत करते हुए देखते हैं, जैसे डर में आकर निवेश भेज देना, हाँ, पैनिक सेलिंग, या लालच में आकर बहुत ज्यादा जोखिम उठा लेना, या भविष्य के लिए पर्याप्त बचत ना करना, तो शायद थोड़ी नरमी बरतने की जरूरत है। खुद पर भी और दूसरों पर भी। हाँ, कोई पागल नहीं है। हम सब अपने अनूठे अनुभवों, अपनी सीमित समझ और इस नई वित्तीय दुनिया के नियमों को सीखने की कोशिश करते हुए वो कर रहे हैं जो हमें उस पल में सही लगता है। हम सब सीख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं और धीरे धीरे बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इन शुरुआती विचारों से आज हमने ये समझा कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी भावनाओं, हमारे इतिहास और हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से गहराई से बुना हुआ है। और यही वजह है कि रोनाल्ड रीड जैसा साधारण इंसान बिना किसी तामझाम के अमीर बन सकता है। हाँ, जबकि रिचर्ड फुस्कून जैसा पढ़ा लिखा विशेषज्ञ सब कुछ गवा सकता है। व्यवहार अक्सर किताबी ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। व्यवहार ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। ये बड़ी बात है। हाँ, और जिसे हम दूसरों का पागलपन समझ बैठते हैं, वो असल में उनके अपने अनुभवों और उनके अपने तर्क का नतीजा हो सकता है, जो हमारी समझ से बाहर हो। ये नजरिया अपनाने से शायद हम खुद के और दूसरों के वित्तीय फैसलों को लेकर थोड़ी ज्यादा सहानुभूति रख पाएंगे। हाँ, सहानुभूति। और उन्हें आंकने में थोड़ी कम जल्दबाजी करेंगे। हम सब अपनी अपनी आर्थिक कहानी जी रहे हैं, अपने अपने अनुभवों के साथ। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जब हम ये मानते हैं कि हमारे खुद के अनुभव बहुत सीमित हैं और फिर भी वो हमारी सोच और फैसलों पर इतना गहरा असर डालते हैं, तो क्या ये एहसास हमें पैसे को देखने, समझने या संभालने के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है? अच्छा सवाल है। क्या हम दूसरों की सलाह सुनने या अलग नजरियों को समझने के लिए ज्यादा खुले हो सकते हैं? शायद हाँ, इस पर सोचना होगा। अगली बार तक इस पर जरूर गौर कीजिएगा।